ચાલો અલ્ગોરિધમ ને આપણે આજના લેક્ચરમાં કમ્પ્લીટ કરી જ દઈએ, બરાબર. Now, steps to write algorithm, then stages in algorithm development, and basic example of an algorithm. Okay. So, algorithm, we will discuss the different steps that how to write an algorithm. So, the first step to write an algorithm is starting of an algorithm. Okay. कोई भी अल्गोरिदम जब भी आप लिखते हैं तो उस अल्गोरिदम में सबसे पहला स्टेप होता है राइटिंग स्टार्टिंग ऑफ एन अल्गोरिदम. तो सबसे पहला स्टेप आपको क्या लिखना है? स्टार्ट ऑफ एन अल्गोरिदम. Then the second step is वेरिएबल डिक्लेरेशन. कोई भी अल्गोरिदम जिससे हम प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो भी कोई हम प्रॉब्लम हमें दिया गया है उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस के लिए जब भी हम सोचते हैं तो सबसे पहला स्टेप हमारा होता है स्टार्टिंग ऑफ एन एल्गोरिथम. और दूसरा स्टेप हमारा क्या होना चाहिए कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उस प्रॉब्लम में हमारा इनपुट क्या आएगा और उस इनपुट को लेने के लिए हमें कौन कौन से वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना पड़ेगा. ठीक है. इनपुट के लिए भी वेरिएबल कौन कौन से चाहिए और उस इनपुट के हिसाब से जो भी आउटपुट जनरेट होगा उस आउटपुट के लिए भी हमें कौन कौन से वेरिएबल चाहिए ये भी हमें डिफाइन करना पड़ेगा. ठीक है. सो द सेकंड स्टेज इज डिक्लेयरिंग ऑफ वेरिएबल फॉर द प्रोग्राम. जो भी जितने भी स्टेप्स यहाँ पे दिखाए जाएंगे उस सब में मैंने नीचे एक एग्जांपल लिखा है कैसे हम लिख सकते हैं. ठीक है. तो देखिए एग्जांपल में क्या लिखा है? डिक्लेयर वेरिएबल्स num1 एंड num2. num1 num2 दैट इज वेरिएबल नेम. उसके जगह पे अगर आपको कोई भी नाम लेना है तो आप ले सकते हैं वेरिएबल के नेम से. फॉर एग्जांपल अगर हम ये लिखना चाहे डिक्लेयर वेरिएबल्स a एंड b तो ये भी सही है. ठीक है. देन द थर्ड स्टेप इज वेरिएबल इनिशियलाइजेशन. जो भी वेरिएबल हमने डिक्लेयर किए उसका इनिशियलाइजेशन हमें करना पड़ेगा. ठीक है. इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल से फॉर एग्जांपल इनिशियली ए की वैल्यू क्या होगी, बी की वैल्यू क्या होगी. ठीक है. मतलब इनिशियली कोई भी वेरिएबल अगर आप लेते हैं तो उसका इनिशियलाइज आपको करना पड़ेगा. ठीक है. से फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने दिया है इनिशियलाइज काउंट इज इक्वल टू 1. एल्गोरिदम में वैल्यू असाइन करने के लिए ये जो हमने साइन दिया है, ठीक है, काउंट की तरफ हमने जो एरो दिखाया और उसके राइट साइड में हम एक लिखा है और उसके लेफ्ट साइड में हमने वेरिएबल का नाम लिखा है काउंट. तो इसका मतलब है कि इनिशियली जो काउंट नाम का वेरिएबल हम लेंगे उसकी वैल्यू हम क्या कहां से इनिशियलाइज करते हैं? 1. मतलब जब भी इस वेरिएबल का यूज होगा तो उसकी इनिशियल वैल्यू होगी 1. ठीक है. तो ऐसे कई सारे वेरिएबल हो सकते हैं जिसे आपको अपने प्रोग्राम में इनिशियलाइज करना पड़ता है. तो एल्गोरिदम में भी आपको उस वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन दिखाना पड़ता है. ठीक है. देन द नेक्स्ट स्टेप इज एक्सेप्टिंग इनपुट्स फ्रॉम यूजर. अब आपको क्या लिखना है? जो भी आपको प्रॉब्लम दिया गया है उस प्रॉब्लम के हिसाब से आपको यूजर के पास से कौन कौन से वेरिएबल के लिए वैल्यूज लेनी है तो वो आपको लिखना है. ठीक है. तो यहाँ पे मैंने लिखा है स्टेप 4 रीड वैल्यूज num1 एंड num2. जो वेरिएबल हमने स्टेप 2 में डिक्लेयर किए थे उस वेरिएबल की वैल्यू हम यूजर के पास से लेते हैं. से फॉर एग्जांपल अगर आपने a और b डिफाइन किया, डिक्लेयर किया है वेरिएबल, तो आपको स्टेप 4 में क्या करना होगा? a और b की वैल्यू यूजर के पास से लिखनी, मतलब इनपुट लेनी है. ठीक है. Then the next step is processing statement. प्रोसेसिंग स्टेटमेंट में हम जो भी कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए या जो भी इनपुट हम लेते हैं यूजर के पास उस इनपुट के ऊपर हमें क्या प्रोसेस करानी है ये हमें दिखाना पड़ेगा. से फॉर एग्जांपल अगर कोई कैलकुलेशन के लिए तो एडिशन के लिए a प्लस बी लिखना होता है, सब्ट्रैक्शन के लिए माइनस बी लिखना होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ठीक है. मतलब जो भी प्रोसेस आपको करानी है उस प्रोसेस को आपको यहाँ पे स्टेटमेंट के हिसाब से लिखना होता है. देखिए यहाँ पर भी मैंने लिखा है सम क्या आएगा, नंबर 1 और नंबर 2 का जो एडिशन होगा वो हम किस वेरिएबल में डालेंगे? सम. ठीक है. सो ये हो गया एक प्रोसेसिंग स्टेटमेंट. तो स्टेप 5 में हमें
प्रोसेसिंग स्टेटमेंट है वो दिखाना पड़ता है, ठीक है। फिर स्टेप 6 आएगा, उसमें हमें दिखाना पड़ेगा कंडीशनल स्टेट। अगर आपके प्रोग्राम में इफ एल्स का यूज किया गया है तो उस इफ और एल्स जो भी कीवर्ड है उस कीवर्ड को आपको डिफाइन करना होता है और कंडीशंस आपको लिखनी होगी, ठीक है। कि अगर कंडीशन 1 ट्रू है तो क्या प्रिंट कराना है, या कंडीशन 1 फॉल्स है तो हमें क्या प्रिंट कराना है, ठीक है। तो ये सब कंडीशनल स्टेटमेंट में आएगा। तो कंडीशनल स्टेटमेंट हमें स्टेप नंबर 6 के अंदर डिफाइन करनी पड़ेगी, ठीक है। फिर स्टेप 7 आएगा, उसमें क्या लिखेंगे, रिपीट अंटिल स्टेटमेंट। अगर आपने कोई प्रॉब्लम आपके पास जो आप सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं, उसमें अगर रिपीटेटिव स्टेटमेंट आएंगे तो रिपीटेटिव स्टेटमेंट है तो वो उसके लिए आपको वेरिएबल का डिक्लेरेशन भी करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपके प्रोग्राम में रिपीटेटिव स्टेटमेंट है तो वो रिपीटेटिव स्टेटमेंट के लिए कौन कौन से वेरिएबल आप यूज करते हैं उस वेरिएबल का डिक्लेरेशन भी आपको यहाँ पे करना पड़ता है, ठीक है। मतलब रिपीटेटिव स्टेटमेंट फॉर लूप है तो फॉर लूप में अगर हमें सबसे पहले लिखना पड़ता है इंटीजर आई। फॉर लूप के लिए वेरिएबल इनिशियलाइजेशन हो गया, ठीक है। उस लूप के लिए, पर्टिकुलर लूप के लिए हमें वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ता है, ठीक है। तो हो जाता है रिपीटेटिव स्टेटमेंट के लिए, ठीक है। तो वो भी हमें लिखना पड़ता है। स्टेप 7 में हम करेंगे रिपीट अंटिल स्टेटमेंट। फिर 8 स्टेप में हम लिखेंगे कि वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, जो भी रिपीटेटिव स्टेटमेंट, फॉर एग्जांपल फॉर लूप आपने लिया है तो फॉर लूप में आपने जो भी वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन किया है उस वेरिएबल को कौन सी कंडीशन के हिसाब से आपको रिपीटेटिव प्रिंट करवाना है या प्रोसेस करवाना है, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि भाई किसी भी वेरिएबल से, फॉर एग्जांपल मैंने ए वेरिएबल लिया है, ए की वैल्यू मैंने 0 से स्टार्ट की, मुझे उसमें हेलो तो रिपीटेटिव स्टेटमेंट में जो भी वेरिएबल हम लेंगे उस वेरिएबल में से फॉर एग्जांपल a इज इक्वल टू, इनिशियली मैंने 1 लिया है और हर जब भी स्टेटमेंट प्रिंट होगा तो उसमें हर बार मुझे एक एक का इंक्रीमेंट करना है, मतलब एक एक वैल्यू ऐड करनी प्रिंट करवानी है। सबसे पहले a इज इक्वल टू 1 प्रिंट होगा, उसके बाद a इज इक्वल टू 2, a इज इक्वल टू 3, a इज इक्वल टू 4 और लास्ट तक कहाँ जाना है, a इज इक्वल टू 10। तो मुझे कंडीशन क्या डालनी होगी कि a की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी और 10 या 10 जितनी हो तब तक प्रिंट करना है। 10 के ऊपर जब भी वैल्यू जाएगी तो मुझे प्रोग्राम टर्मिनेट करना है। तो हम लिखेंगे इफ a इज लेस और इक्वल टू 10, ठीक है। तो हमें a इज इक्वल टू a प्लस 1 एक एक का इंक्रीमेंट करना है, ठीक है। तो उसे वेरिएबल इनिशियलाइजेशन में आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। देन उसके बाद आएगा स्टेप 9, मतलब डिस्प्लेइंग आउटपुट। जो भी आपका प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम का आउटपुट क्या आएगा वो आपको यहाँ पे लिखना, ठीक है। हमने एग्जांपल में दिया है डिस्प्ले साउंड, ठीक है। और उसके बाद लास्ट स्टेप आएगा स्टॉप। जो भी अल्गोरिदम हमने देखा था उसका फर्स्ट स्टेप था स्टार्ट, तो यहाँ पे लास्ट स्टेप क्या आएगा, कोई भी अल्गोरिदम जब भी आप लिखते तो उसके लिए आपको लास्ट स्टेप में क्या लिखना पड़ता है, स्टॉप, ठीक है। तो लास्ट स्टेप में जब भी हम स्टॉप लिखेंगे तो वो क्या डिफाइन करता है कि वहां पे अल्गोरिदम है वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो अब हम देखने जा रहे हैं स्टेजेस इन एन अल्गोरिदम, ओके। कौन कौन से स्टेजेस अल्गोरिदम में हमें डिस्कस करना है, ठीक है। सो द फर्स्ट वन इज डिफाइन द प्रॉब्लम। सबसे पहला स्टेज है डेफिनेशन ऑफ प्रॉब्लम। आपको जो भी प्रॉब्लम दिया गया है उसकी डेफिनेशन आपको क्लियर होनी चाहिए। मतलब आपको जो भी प्रॉब्लम दिया गया है वो उसको सॉल्व करके आपको क्या आउटपुट चाहिए, क्या इनपुट चाहिए, सब आपको डिफाइन करना होता है, ठीक है। एंड द सेकंड स्टेज इज आइडेंटिफाइंग इनपुट। सो उस प्रॉब्लम के लिए, उस एल्गोरिदम के लिए आप इनपुट क्या देंगे, और स्टेप 3 में क्या आएगा, आइडेंटिफाइंग आउटपुट। जो भी आप इनपुट देंगे उसके हिसाब से आपको आउटपुट क्या मिलेगा वो भी आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। सो उसके बाद आएगा स्टेप 4, दैट इज आइडेंटिफाइंग द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स टू बी प्रोसेस। तो जो भी इनपुट है, जो भी आउटपुट आपको चाहिए,
तो इनपुट से लेके आउटपुट जनरेट करने तक आपको कौन कौन से स्टेप्स इंक्लूड करने हैं या कौन कौन सी प्रोसेस आपको करनी है, वो सारी प्रोसेस आपको एल्गोरिदम में डिफाइन करनी पड़ेगी, ठीक है। So we are now going to see how can we write an algorithm, or we can say that basic example of an algorithm. सबसे पहले जो हम algorithm देखने जा रहे हैं वो है, हमें एक प्रॉब्लम दिया गया है कि write an algorithm to calculate square of a given number. हमें कोई नंबर हमें ये जो सेंटेंस है वो हमारा प्रॉब्लम हो जाएगा। write an algorithm to calculate square of a given number, तो ये हमारा प्रॉब्लम हो गया, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें एल्गोरिदम मतलब लिखना है, ठीक है। तो एल्गोरिदम हम क्या लिखेंगे, एल्गोरिदम हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। जो भी हमें प्रॉब्लम दिया गया है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस लिखेंगे, ठीक है। तो हमारा जो प्रॉब्लम है वो है, हमें कोई भी नंबर दिया गया है तो उसे उसका स्क्वायर फाइंड करके हमें प्रिंट करवाना है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले तो देखना पड़ेगा कि जो भी प्रॉब्लम दिया गया है उसकी प्रोसेस क्या रहेगी, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले जब भी आप एल्गोरिदम इसका सॉल्यूशन अगर आपको लिखना है तो इस हिसाब से आप लिख सकते हैं। सबसे पहले आपको एल्गोरिदम लिख के कॉलम लिखना है और आपका प्रॉब्लम है वो लिखना है। तो हमारा प्रॉब्लम क्या है, स्क्वायर ऑफ ए गिवन नंबर। तो हम एल्गोरिदम किसके लिए लिखेंगे, स्क्वायर ऑफ अ गिवन नंबर, ठीक है। उसके बाद एल्गोरिदम के बाद आपको डिफाइन करना पड़ता है इनपुट। इनपुट क्या आप डालेंगे, कोई भी एक नंबर जो यूजर हमें देगा, ठीक है। कोई यूजर इनपुट वैल्यू देगा, उस इनपुट वैल्यू के हिसाब से अगर से फॉर एग्जांपल यूजर ने एंटर की 5, तो हमें वो इनपुट लेना है और उसका स्क्वायर हमें कैलकुलेट करना है और उस स्क्वायर को कैलकुलेट करके हमें आउटपुट में दिखाना है, ठीक है। तो इनपुट हमने डिफाइन कर दिया, अभी आपको क्या डिफाइन करना पड़ेगा, आउटपुट। तो आउटपुट में हम क्या लिखेंगे, स्क्वायर ऑफ ए गिवन नंबर, ठीक है। तो ये 3 लाइन जब भी आप एल्गोरिदम लिखे तो एल्गोरिदम को इसी तरह से आपको लिखना है कि सबसे पहले एल्गोरिदम का नाम लिखे, जो आपको प्रॉब्लम दिया गया है वो, फिर उसमें कौन कौन से इनपुट आपको चाहिए वो लिखे और लास्ट में कौन कौन से आउटपुट चाहिए वो लिखे। अब हम देखेंगे कि एल्गोरिदम को कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा स्टेप 1 आएगा, स्टार्ट, ठीक है। जो हमने इससे पहले टॉपिक्स देखे थे, स्टेप्स ऑफ एल्गोरिदम, तो सबसे पहला स्टेप है स्टार्ट। उसके बाद आएगा स्टेप 2, दैट इज डिक्लेयर वेरिएबल नम एंड स्क्वायर। तो हमारे एल्गोरिदम में हमें 2 वेरिएबल चाहिए, एक नम जो जिसमें हम यूजर जो भी वैल्यू डालेगा उस वैल्यू को हम इस वेरिएबल में डालेंगे, नम में। मतलब यूजर के पास से हम जो वेरिएबल की वैल्यू लेंगे वो वेरिएबल है नम, और उस नम वैल्यू के हिसाब से हम उसका स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे और उस कैलकुलेशन में जो भी रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट हम स्क्वायर नाम के वेरिएबल में डिस्प्ले कराएंगे, ठीक है। तो उसके बाद हमें क्या करना है, स्टेप 3, दैट इज रीड वैल्यू ऑफ नम। रीड वैल्यू ऑफ नम मींस यूजर के पास से हमें नम की वैल्यू लेनी है, इनपुट लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, स्टेप 4, मल्टीप्लाई नम टू इटसेल्फ एंड असाइन द रिजल्ट टू स्क्वायर। देखिए, कोई भी नंबर का अगर स्क्वायर फाइंड करना है, से फॉर एग्जांपल अगर 5 है तो 5 का स्क्वायर मुझे फाइंड करना है, तो कैसे कर सकते हैं, 5 को उसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करो, मतलब 5 इंटू 5, तो 5 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो नम की वैल्यू हमने यूजर के पास से ली है, तो इक्वेशन हमारी क्या आ जाएगी, नम इंटू नम टू कैलकुलेट द स्क्वायर। और जो भी कैलकुलेशन आएगा उसे हम कौन से वेरिएबल में स्टोर करेंगे, स्क्वायर नाम के वेरिएबल में स्टोर करेंगे। और स्टेप 5 क्या आएगा, हमें स्क्वायर वेरिएबल जो है उसे डिस्प्ले कराना है। और लास्ट स्टेप हमारा क्या आ जाएगा, स्टॉप। सो दिस इज द कंप्लीट एल्गोरिदम फॉर अ गिवन प्रॉब्लम। प्रॉब्लम हमारा क्या था, कैलकुलेट स्क्वायर ऑफ ए गिवन नंबर, ठीक है। तो इस हिसाब से आप एल्गोरिदम है वो लिख सकते हैं। ये पूरे का पूरा एल्गोरिदम है, ये 3 मार्क या 4 मार्क में पूछते हैं, ठीक है, एग्जाम में। उसके बाद एक और एग्जांपल दिया गया है, वो भी देखते हैं। एल्गोरिदम टू कैलकुलेट एरिया ऑफ ए सर्कल, ठीक है, एरिया ऑफ ए सर्कल। तो सबसे पहले एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल के एरिया को फाइंड करने के लिए कौन कौन से वेरिएबल इनपुट देने हैं वो हमें डिसाइड करना पड़ेगा, और कौन कौन से वेरिएबल हम आउटपुट के लिए वो हमें डिसाइड करना है।
तो सबसे पहले जैसे हमने पिछले एल्गोरिदम में देखा था, एल्गोरिदम में क्या लिखेंगे, किसके लिए एल्गोरिदम हम लिख रहे हैं, एरिया ऑफ सर्कल। देन उसमें हम डिफाइन करेंगे कि हमें इनपुट क्या देना है। सो रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है, पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ ए सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। तो हमें एक ही वैल्यू यूजर के पास से लेनी है, रेडियस की वैल्यू, तो उसके लिए हमने वेरिएबल लिया है रेडियस, और आउटपुट हमें क्या मिलेगा, एरिया ऑफ ए सर्कल, ठीक है। तो स्टेप 1 as usual start, then we will see step 2। स्टेप 2 में हम वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे। दो वेरिएबल हमें चाहिए, रेडियस जिसकी वैल्यू हम यूजर के पास से लेंगे, और एरिया जिससे हम एरिया जो भी प्रोसेस होगी, मैथमेटिकल इक्वेशन फाइंड होगा और जो भी आंसर आएगा उसे दिखाने के लिए हम एरिया नाम का वेरिएबल लेते हैं, ठीक है। Then step 3 that is read value of radius, रेडियस की वैल्यू हमें यूजर के पास से इनपुट लेनी। Then step 4 calculate area of the circle and assign the result to the area, ठीक है। तो एक इक्वेशन हम क्या लिखेंगे, 3.14 that is pi, then r into r, pi r square, that is 3.14 into radius। so ये हो गया इक्वेशन कैलकुलेशन ऑफ एरिया ऑफ ए सर्कल। तो ये जो भी वैल्यू आएगी, जो भी आंसर आएगा, उस आंसर को हम कौन से वेरिएबल में स्टोर कराएंगे, एरिया नाम के वेरिएबल में स्टोर कराएंगे, ठीक है। और लास्ट में हमारा जो स्टेप आएगा, स्टेप 5, दैट मीन्स हम एरिया जो वेरिएबल के अंदर हमने वैल्यू डाली है उस एरिया को हम डिस्प्ले कराएंगे, और एट लास्ट हम क्या लिखेंगे, स्टॉप, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एल्गोरिदम टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ ए सर्कल। एक और एग्जांपल दिया गया है यहाँ पे, एल्गोरिदम टू चेक दैट द गिवन नंबर इज ऑड और इवन, ठीक है। कोई भी नंबर अगर यूजर इनपुट देता है तो वो नंबर ऑड है या इवन है, उसे हमें चेक करना है, ठीक है, डिसाइड करके हमें आउटपुट दिखाना। तो एज यूजुअल एल्गोरिदम में क्या लिखेंगे, इवन और ऑड नंबर। देन इनपुट हम क्या देंगे, एक नंबर यूजर के पास से हम लेंगे। देन आउटपुट हमें क्या मिलेगा, डिस्प्ले मैसेज इवन और ऑड नंबर, ठीक है। सो स्टेप 1 स्टार्ट, स्टेप 2 में क्या आएगा, डिक्लेयर वेरिएबल नम। देन स्टेप 3 क्या आएगा, रीड वैल्यू ऑफ नम, दैट इज यूजर के पास से हमें वैल्यू देनी है। देन स्टेप 4, यस दिस इज इंपॉर्टेंट, यहाँ पे हमने इफ एल्स का यूज किया है। अगर कोई यूजर वैल्यू एंटर करता है, अगर वो 2 से डिविजिबल है, ठीक है, सो उसे 2 से डिविजिबल है, उसे हम कैसे लिखेंगे, इफ नम इज डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। डबल इक्वल टू साइन हमने यहाँ पे लिखा है, मतलब वो चेक करने के लिए है कि जो भी यूजर ने वैल्यू एंटर की है वो 2 से डिविजिबल है, मतलब 2 से अगर डिवाइड करते हैं तो उसकी वैल्यू 0 आती है या नहीं आती है, ठीक है। अगर 0 वैल्यू आती है, दैट मीन्स दैट नंबर इज डिवाइजिबल बाय 2 एंड दैट नंबर इज इवन नंबर। अगर 2 से एल्स कीवर्ड लिखा है, उसका मतलब क्या, अगर कोई भी वैल्यू यूजर ने डाली है वो 2 से डिविजिबल नहीं है, मतलब कोई भी वैल्यू जो यूजर इनपुट देता है उसे हम अगर 2 से डिविजिबल करते हैं तो हमें आंसर 0 नहीं मिलता है, तो हम क्या डिस्प्ले कराएंगे, मैसेज नंबर इज द ऑड नंबर। और लास्ट स्टेप हमारा क्या आएगा, स्टॉप, ठीक है। स्टेप 5 आएगा, स्टेप 6 यहाँ पे। सो इस तरह से आप एल्गोरिदम लिख सकते हैं। तो ये कंप्लीट एल्गोरिदम का हमने एक्सप्लेनेशन दिया है। आई होप सब लोगों को मजा आया होगा और एल्गोरिदम के कंसेप्ट आपको क्लियर होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट सेशन जब भी हम मिलेंगे तब हम देखेंगे कि भाई एल्गोरिदम जो हमने लिखा है तो उस एल्गोरिदम के हिसाब से हम फ्लो चार्ट कैसे ड्रॉ कर सकते हैं और फ्लो चार्ट को कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग द सेशन। थैंक यू।